सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र 2025 की, जो कि 31 जनवरी से शुरू हुआ और 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है। सवाल यह है कि इस बार संसद ने कितना काम किया, सदन की प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। तो क्यों ना नंबर्स के साथ शुरुआत करें, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद ये बताया कि बजट सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही 118%, यानी कि 100% से भी ज्यादा। तो राज्यसभा में भी प्रोडक्टिविटी 119% रही। अब ये आंकड़े सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्टिविटी आती कहां से है? क्या वाकई में इतना काम हुआ है या फिर ये बस कागजों का खेल है? इसे आप ऐसे समझिए कि लोकसभा में जहां पर 118% प्रोडक्टिविटी हुई, इसका मतलब ये है कि तय समय से ज्यादा काम हुआ, यानी कि जो घंटे तय थे उससे कहीं ज्यादा देर तक बहस हुई, सवाल जवाब हुए और 16 विधेयक पारित हुए। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम संसद को हंगामे, नारेबाजी और वॉकआउट के लिए जानते हैं और इसकी रिपोर्टिंग भी हम खुद आपके लिए करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली सी नजर आई है। दूसरी तरफ राज्यसभा में 119% प्रोडक्टिविटी रही। इसका मतलब साफ है कि जो संसद पहले हंगामे में अपने वक्त को जाया कर देती थी, उस वक्त को खत्म कर देती थी, सांसद जो हाफ डे भी नहीं करते थे, उन्होंने इस बार बहुत मेहनत की है। रात रात तक जागकर ओवर टाइम किया गया है। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। अब इसका थोड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं, गहराई से समझते हैं। 118% प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हर दिन संसद में सिर्फ देशहित की बातें हुई। हाँ, काम हुआ, विधेयक पास हुए, बजट पर चर्चा हुई, लेकिन यह भी सच है कि कई बार सत्र हंगामे और स्थगन के चलते काम करता हुआ नहीं दिखा। फिर भी कुल मिलाकर काम का ग्राफ ऊपर गया और ये एक सकारात्मक संकेत है। राज्यसभा में जहां पर 119% का आंकड़ा ये बताता है कि यहां पर भी ज्यादातर समय सही दिशा में इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में सवाल क्या ये उठता है कि ये प्रोडक्टिविटी देश के लिए फायदेमंद रही, देश के लिए हित में रही? इसका जवाब है हां भी और ना भी। हां इसीलिए क्योंकि 16 विधेयक पास होना अपने आप में बड़ी बात है। ये विधेयक अर्थव्यवस्था, समाज और गवर्नेंस से जुड़े हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर देश की दिशा को तय करेंगे। लेकिन नहीं इसीलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, असल काम का असर होता है। अगर ये विधेयक जनता की भलाई के लिए है तो ये 118% सही मायने में कामयाबी है, और अगर ये सिर्फ कागजी जीत है तो फिर ये बस एक नंबर बनकर रह जाएगा। हमें इस चुनौती को भी समझना होगा। This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha, we created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes.
तो आइए सबसे पहले तथ्यों पर नजर डालते हैं। वक्फ बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया, जहां पर 13 घंटे 53 मिनट तक मैराथन बहस हुई, जो कि रात 2 बजे तक चली। फिर इसके बाद 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में पहुंचा, जहां पर 13 घंटे से ज्यादा तीखी चर्चा हुई। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही सदनों में इस बिल पर 26 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ये मामला कितना पेचीदा, कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 पड़े। यानी कि 56 वोटों के अंतर से लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। इधर राज्यसभा में जहां पर पक्ष में 128 वोट पड़े और विरोध में 95, यहां का अंतर रहा 33 वोट्स का। और दोनों ही सदनों में एनडीए के संख्या बल ने बाजी मारी, लेकिन विपक्ष ने भी पूरी जोर आजमाइश की है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। अब यहां पर 25 से 26 घंटे की बहस का मतलब ये है कि हर एक एंगल से इस बिल को परखा गया। लोकसभा में जहां पर सरकार ने अपनी ताकत दिखाई, तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने हार नहीं मानी। 12 घंटे से ज्यादा की बहस लोकसभा में रात 2 बजे तक खिंची। और ये वही संसद है जहां पर कई बार हंगामे में वक्त बर्बाद होता है, लेकिन इस बार फॉर अ चेंज काम हुआ है। राज्यसभा में 13 घंटे की चर्चा में विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। राज्यसभा में जहां पर 13 घंटे की चर्चा हुई और विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया था वक्फ संशोधन बिल को, तो सरकार ने इसे पारदर्शिता का हथियार भी बताया था। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि यह बिल पास होने से वक्फ बोर्ड की ताकत पर क्या असर पड़ेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सरकार का पर्सपेक्टिव ये है, सरकार ये कहती है कि यह भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा, तो विपक्ष ये कहता है कि ये मुस्लिम अधिकारों पर हमला है। लेकिन सच ये है कि 288 और 128 वोटों ने फैसला सुना दिया। 56 और 33 का अंतर ये दिखाता है कि एनडीए ने अपनी स्ट्रैटेजी को सही से रखा। टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी साथ भी आए और विपक्ष बटा नजर आया। वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं, और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की कमेटी में है, ये लोग सिर्फ मजबूत बनने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके ये धन अर्जित करते हैं। इसको रोकने के लिए ये बिल आया है। गरीब, कमजोर जो मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको उसका लाभ देने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उनको लाभ देने के लिए बिल आया है। यह बिल हिंदुस्तान में रहने वाली सभी मुसलमान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी होगा। खास तौर से गरीब, बेवा, यतीम मुस्लिम लोगों के लिए वक्फ की संपत्ति की आमद का उपयोग हो, उसका बंदोबस्त इसमें है। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक थी, ये तो सबके ऊपर हमला है। और मैंने बार बार कहा था कि इससे बड़ा हमला कोई सा नहीं हो सकता है। और ये सीधे सीधे हमारे अधिकारों को कुचलने के काम किया, सीधे सीधे राइट टू इक्वलिटी को चैलेंज करने का काम किया गया। इससे जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, उनका इंस्टीट्यूशन है ये, और इस तरह से उसको बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसको पास करना, मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए
वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया, लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। ये मोदी सरकार की तानाशाही है। वक्फ बोर्ड पर उन्हें संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए। संशोधन बिल लाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। देखिए, संख्या बल के आधार पर भले ही केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा। मजबूती के साथ विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज उनके पास संख्या बल है, लेकिन जिस तरह से जो अपने को सेकुलर बताते थे जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। अब बात करते हैं उस जोखिम की जो वक्फ बिल को लेकर बीजेपी ने मोल लिया है, और इस खतरे से खेलने के लिए बीजेपी के साहस की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। दरअसल लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं और बहुमत के लिए 272 चाहिए। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, यानी कि 32 कम है। वहीं एनडीए में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं, यानी कि कुल मिलाकर 28। इसके साथ बीजेपी की ताकत 268 तक पहुंचती है, फिर भी बहुमत से 4 कम। बाकी सहयोगी शिवसेना जिनके पास 7 सीट हैं, एलजेपी जो कि 5 पर काबिज हैं, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो मिलकर एनडीए के कुनबे को 293 तक लेकर जाती हैं। यानी सरकार इन्हीं सहयोगियों के भरोसे खड़ी हुई है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी एनडीए के 125 सांसद हैं, बहुमत के 119 में से 6 ज्यादा, यानी कि यहां पर सरकार मजबूत दिखती है। अब वक्फ बिल को लेकर जो खतरा बीजेपी ने मोल लिया, आप उसको भी समझिए। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही ऐसे राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार से आते हैं जहां पर मुस्लिम वोट अहम है। बिहार में जहां पर 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो आंध्र प्रदेश में 9% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सियासत में मुस्लिम समर्थन हमेशा से रीढ़ की हड्डी बना रहा है। अगर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ती है, तो ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी से अलग हो जाती तो क्या होता? लोकसभा में एनडीए के 293 में से 28 कम हो जाते और बचते 265, यानी कि बहुमत से 7 कम। ऐसे में सरकार गिरने का खतरा बहुत साफ था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? अब आप ये भी देखिए कि बीजेपी कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है। वक्फ बिल को पेश करने से पहले टीडीपी और जेडीयू को साधने की पूरी रणनीति बनाई गई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों सहयोगियों की आपत्तियां या जो उनके प्रस्ताव थे उनको सुने गए। जेडीयू ने कहा कि बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। टीडीपी ने कहा कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का फैसला राज्यों की अथॉरिटी पर छोड़ देना चाहिए। सरकार ने इन सुझावों को मान लिया और इसका नतीजा क्या रहा? दोनों ने ही, यानी कि टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन इस बिल को लेकर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह जोखिम सचमुच बहुत बड़ा था? तो इसका जवाब है हां। लेकिन इसके साथ ही एक सच ये भी है कि बीजेपी अभी बड़े भाई की तरह पूरी पिक्चर में है। इसे आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये जानते हैं कि सरकार गिरने से उनकी सियासी जमीन भी खिसक सकती है। बिहार में नीतीश को आरजेडी कांग्रेस से चुनौती है, तो आंध्र प्रदेश में नायडू को वाईएसआरसीपी से, और बीजेपी का साथ छोड़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। और इसका मतलब यह है कि यह बीजेपी के खतरे से भी एक बड़ा खतरा है। अब आप सबसे अंदर की बात ऐसे समझिए कि पूरी पिक्चर खतरा वर्सेस खतरा वाली ही थी, जहां पर बीजेपी का खतरा मैनेजेबल था, लेकिन जेडीयू और टीडीपी का खतरा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। और ऐसे में बीजेपी ने इस खतरे को मैनेज किया और साथ ही मैंडेट उनके साथ एज अ रिजल्ट नजर आया है।